नमस्ते मेरे नौनिहालों, कैसे हैं? आज मोशन लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं श्रुति मालवीय। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ही अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। अब यहाँ पर चर्चा होगी, जिसका भाग 2 हम यहाँ पर पढ़ने चलेंगे। अब भाग 2 में हम लोग जो है आयनन एंथैल्पी के बारे में, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, धात्विक बंध वगैरह के बारे में, किस तरीके के धात्विक बंध बनाते हैं, कैसी इनकी आयनन एंथैल्पी वगैरह होती है, उन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला ही टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कौन सा? आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी आप लोगों को पता है कि हम डेल आई एच से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? डेल आई एच से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी विलग गैसीय परमाणु, किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। भाई किसी भी परमाणु में से जब एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो आयन में परिवर्तित हो जाएगा ना। तो किसी भी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु तो आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती बेटे? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और जब भी किसी एलिमेंट में से या किसी तत्व में से बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आयन में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, यदि यहाँ पर कोई M नाम का मैंने एलिमेंट या तत्व बना दिया, इसको यदि आप डेल आई एच देते हैं तो क्या होगा? ये अपना बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकाल करके प्लस ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेगा और यहाँ से N इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो N प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या कहलाती है? आयनन की एंथैल्पी। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु तो आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी के एस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो आयनन एंथैल्पी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? देखिएगा कि डेल आई एच जो है, आपको पता है कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी, है ना, त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा? बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बहुत दूर चला जाएगा। नाभिक से बहुत दूर चला जाएगा तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, है ना, परमाणु की त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान बोलिए कम होगा कि नहीं? तो ये त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विषमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर हम बात करेंगे डेल आई एच जो है, नाभिकीय आकर्षण जैसे जैसे बढ़ेगा, नाभिकीय आकर्षण जैसे जैसे बढ़ेगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक जो है उतना ही पास अपने पकड़ के रखेगा। जितना पास नाभिक अपना या नाभिक का आकर्षण जितना अधिक होगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और आवश्यक ऊर्जा का जो मान है वो उतना ही बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा आवश्यक ऊर्जा का मान बढ़ेगा, हमारे डेल आई एच या आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो भी उच्च आएगा। एक और बात यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देती हूं मैं कि जो डेल आई एच का मान है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के साथ साथ तो बढ़ता ही है, परंतु परिरक्षण प्रभाव का बताइए क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा? बताइए। परिरक्षण प्रभाव यदि ज्यादा लगेगा तो अंदर की जो कोश है उसके इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और हमें तो इलेक्ट्रॉन निकालना ही है, प्रतिकर्षण भी हो रहा है, अंदर वाले भार धक्का दे रहे और बाहर वाले खींच रहे हैं, तो अच्छा है ना, उसको निकालना तो आसान हो जाएगा। तो डेल आई एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है अपनी आयनन एंथैल्पी। किसी भी तत्व की आयनन एंथैल्पी उसके परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
बोलिए बात समझ में आ गई? क्या क्या कहा मैंने इस स्लाइड में आपको? किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है? आपके आयनन एंथैल्पी कहलाती है। किसी भी m नाम के तत्व से मेरे को यदि आप del IH देते हैं तो वो Mn प्लस में कन्वर्ट हो जाता है n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके। एक दोगे तो एक निकल जाएगा, दो बार दोगे तो दो निकल जाएगा। तो अब यह बात आती है कि del IH या आयनन एंथैल्पी जो है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला तो ये त्रिज्या पर निर्भर करती है कि त्रिज्या बढ़ेगी तो बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। क्यों होगा? दो कारक और हैं। त्रिज्या को मैंने आप लोगों को जब हमने परमाणुविक त्रिज्या की बात की थी संक्रमण तत्वों की, तो हमने दो कारक पढ़े थे कि परमाणुविक त्रिज्या जो है वो दो कारकों पर डिपेंड करती है। कौन कौन से? एक नाभिकीय आकर्षण और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आकर्षण जैसे जैसे बढ़ेगा, नाभिक जो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण उतना अधिक लगाएगा और उसको निकलने नहीं देगा तो हमें ऊर्जा जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा नाभिकीय आकर्षण होगा उतनी ही ज्यादा आपको आयनन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को उसके जस्ट अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? उनको प्रतिकर्षित करते हैं और नाभिकीय आकर्षण लगने नहीं देते हैं। नहीं तो अब नाभिकीय आकर्षण नहीं लगने देंगे तो नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा और प्रतिकर्षण अधिक हो जाएगा। यानी कि परिरक्षण प्रभाव जो है उसका व्युत्क्रमानुपातीय होती है। फेवरेबल कंडीशन है ना भाई, तो जितनी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बोलिए आयनन एंथैल्पी बात समझ में? अब इस आयनन एंथैल्पी को हम जो है संक्रमण श्रेणी के तत्वों के एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहा जाए कि आयनन एंथैल्पी संक्रमण तत्वों के लिए कैसे काम करती है। तो संक्रमण तत्वों की श्रेणी में या प्रथम संक्रमण श्रेणी में, संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में या प्रथम संक्रमण तत्वों वाली श्रेणी में, क्योंकि हम प्रथम संक्रमण तत्वों के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नाभिकीय आकर्षण तथा परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के विरोधी प्रभाव कौन कौन है एक दूसरे के विरोधी? नाभिकीय आकर्षण और परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे के कैसे इफेक्ट्स हैं? विरोधी है ना। दोनों एक दूसरे के कैसे है? एक अगर आयनन एंथैल्पी बढ़ाने का काम कर रहा है तो दूसरा कम करने का काम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हुए? विरोधी प्रभाव हुए, है ना। तो इन विरोधी प्रभाव होने के कारण क्या होता है कि प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नाभिकीय आकर्षण तथा परिरक्षण प्रभाव, एक दूसरे के विरोधी प्रभाव एक साथ कार्यरत होते हैं, एक साथ कार्यरत होते हैं, जिससे इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान आयनन एंथैल्पी के मान में बहुत कम अंतर होता है बेटा, जिससे इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी के मान में बहुत निम्न अंतर, कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का इतना ही अंतर पाया जाता है। बस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का बहुत निम्न अंतर पाया जाता है।
मतलब क्या हो रहा है कि आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अभी हमने पढ़ा, एक तो नाभिकीय आकर्षण और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा, और परिरक्षण प्रभाव जो है वो बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। तो एक प्रभाव तो क्या कर रहा है, आयनन एंथैल्पी के मान को बढ़ा रहा है, और दूसरा परिरक्षण प्रभाव क्या कर रहा है, आयनन एंथैल्पी के मान को कम कर रहा है। ठीक है, अब एक बढ़ा रहा है, दूसरा कम कर रहा है, और जब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात करते हैं तो दोनों ही प्रभाव परस्पर विरोधी दिशाओं में या विरोध में ही काम करते हैं एक दूसरे के। एक बढ़ाएगा, एक कम करेगा, तो क्या होगा, संक्रमण श्रेणी के जितने भी तत्व है ना बेटा, स्कैंडियम, टाइटियम, वैनेडियम, क्रोमियम वगैरह, इनकी आयनन एंथैल्पियों में बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा। और वो कम अंतर कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का अंतर पाया जाता है। तो इस दोनों विरोधी प्रभावों की वजह से ही ये इतना कम या इतना न्यून अंतर जो है संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मान में पाया जाता है। बोलिए, क्लियर है इतनी बात? अब आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें अंतर पाया जाएगा। देखिए, अब देखिए, आयनन एंथैल्पी में प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो द्वितीय आयनन एंथैल्पी होगी। क्लियर है इतनी बात? तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, अब देखो आप, मैं अभी आप लोगों को एक ग्राफ बना के ये चीज समझाऊंगी। क्या होता है, स्कैंडियम का सबसे कम मान होता है, इस तरह का ये एक ग्राफ यहां पर बनता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ यहां पर ये पाया जाएगा। कैसा कैसा, स्कैंडियम से लेकर के इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, इस तरह का एक ग्राफ पाया जाएगा। अब इस ग्राफ को देखते हुए आप समझेंगे कि स्कैंडियम का जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो न्यूनतम होता है। इसके बाद में ये आयरन तक बढ़ता है, फिर निकल तक वापस से घटने लगता है, और सर्वाधिक मान जो है वो आपके जिंक का होता है। यानी कि प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान स्कैंडियम से Fe, स्कैंडियम से प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान स्कैनेडियम से Fe तक बढ़ता है, परंतु Fe से निकल तक घटता है, और सर्वाधिक एंथैल्पी जिंक की होती है। देखिए आप, ये ग्राफ से स्पष्ट है क्या कि स्कैंडियम से लेकर के आयरन तक तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, यानी कि डेल IH फर्स्ट का मान जो है, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है डेल IH फर्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा, उसे ही क्या कहेंगे, प्रथम आयनन एंथैल्पी। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान स्कैंडियम से लेकर के आयरन तक तो बढ़ता है, फिर आयरन के बाद में निकल तक घटता है, और फिर सबसे सर्वाधिक जो है वो किसका हो जाता है, जिंक का होता है। तो इसी प्रकार से ये जो क्रम है इस प्रकार से बढ़ता है। तो आप इसको जान सकते हैं कि साइंस वाले Fe और निकल को जानते हैं। Fe मतलब लोहा और Ni मतलब निकल। मतलब अगर सामान्य आदमी को अगर ऐसे लिख के दे दो कि भैया आप दुकान पे गए है ना, और दुकान पे जाकर के आपने बोला कि भैया मेरे को 500 किलो का Fe का वो गार्डर दे दो, है ना, गार्डर पर्ची वगैरह या लोहे का कोई भी चीज, 500 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपसे उठेगा नहीं, है ना, ग्राम कर देते हैं इसको। अपन एक काम करते हैं, है ना, कि आप हार्डवेयर वाले की दुकान पे गए और हार्डवेयर वाले को बोला कि भैया मेरे को 500 ग्राम Fe दे दो, है ना, 500 ग्राम Fe का कुछ कुछ मटेरियल दे दो,
है ना, तो फिर वो बोलेगा यार ये Fe क्या होता है ना। तो फिर आप क्या बोलोगे, अरे लोहा लोहा भाई लोहा, Fe मतलब लोहा, है ना। तो ये सिर्फ साइंस वाले ही जानते हैं ना कि Fe को लोहा बोलते हैं। जिसने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में साइंस पढ़ी है वही जानता है कि Fe मतलब लोहा होता है। बोलो, तो साइंस ही जानती है कि Fe लोहे को और Ni निकेल को बोलते हैं, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, इसको याद रखने के लिए आप आयनन एंथैल्पी देखें, आयनन एंथैल्पी देखें। आयनन एंथैल्पी किस प्रकार से याद करेंगे आप, साइंस वाले Fe को लोहा और Ni को निकल जानते हैं। तो डायलॉग क्या बना, केवल साइंस वाले ही जानते हैं कि Fe और निकल जो है, Fe को लोहा और Ni को निकल बोलते हैं। तो साइंस वाले लोहा निकल जानते हैं। क्लियर है बात। इस तरीके से आप जो है आयनन एंथैल्पी को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। अब देखो इसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी, ये तो आपने बताया प्रथम आयनन एंथैल्पी के बारे में, है ना। प्रथम आयनन एंथैल्पी के बाद में हम बात करें द्वितीय आयनन एंथैल्पी की, तो क्रोमियम और कॉपर पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो थोड़ा सा क्या है, ध्यान रखने वाला। बाकी के जो ट्रेंड चल रहा है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है ना। कारण वगैरह सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अब उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने क्या कहा था आपको कि इनऑर्गेनिक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है बेटा वो किससे सॉल्व होती है, संजीवनी बूटी से। और संजीवनी बूटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप ध्यान में रखिए। तो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होने के कारण देखिए उसके आयनन एंथैल्पी पर किस प्रकार से फर्क पड़ता है। तो यहां मैं लिखना चाहती हूं कि क्रोमियम तथा कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान Mn का मान क्रमशः लिखना आवश्यक है, वरना आप क्या समझ जाओगे। तो क्रोमियम तथा कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान क्रमशः Mn तथा Zn से, अब बताओ कम पाया जाएगा या अधिक पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा, से अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, अभी बताती हूँ। मतलब क्या है, लाइन को अच्छे तरीके से पढ़िए बेटा। क्या बोला जा रहा है कि क्रोमियम तथा कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, क्या लिए हैं, दो तत्व लिए, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, क्रोमियम तथा कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान क्रमशः मैंगनीज तथा जिंक से अधिक पाया जाता है। यानी कि क्रोमियम का मैंगनीज से ज्यादा और कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान जिंक से ज्यादा माना जाता है। कारण समझिए, कारण है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। कारण समझिए कि यदि मैं क्रोमियम और मैंगनीज की तुलना करूं, पहले मैं क्रोमियम और मैंगनीज की तुलना करती हूं। देखिएगा क्रोमियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, आर्गन 3d5 और 4s1। बोलिए, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोमियम का अपनी परमाणुीय अवस्था में। ठीक है, जब आप इसको प्रथम आयनन एंथैल्पी देते हैं, यानी कि जब आप इसको डेल IH फर्स्ट देते हैं, तो प्रथम आयनन एंथैल्पी देने के बाद में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्रोमियम जो है वो Cr+ में परिवर्तित हो जाएगा अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा, आर्गन 3d5। अब आर्गन 3d5 क्योंकि एक स्थायी अर्धपूरित विन्यास है, स्थायी अर्धपूरित विन्यास होने के कारण मुझे बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्या,
नहीं होगा ना। अरे हर तत्व अपने आप को स्थायी करने के लिए ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्थायी हो गया। अब आप सोच लो कि हम इसको द्वितीय आयनन एंथैल्पी दें तो बताइए क्या क्रोमियम अपने स्थायी अर्धपूरित विन्यास में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलने देगा? कतई नहीं निकलने देगा, बड़ी मुश्किल से ये काम हो पाएगा। इसलिए जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान है वो कैसा आएगा? अधिक आएगा। कैसा आएगा बच्चों? अधिक आएगा। जबकि प्रथम आयनन एंथैल्पी तो बहुत इजीली दे देगा। कोई आया क्रोमियम के पास में, क्रोमियम हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो ना, तो क्रोमियम बड़ी खुशी खुशी दे देगा, ले जा मैं अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लूंगा, है ना। तो इसका मान कैसा होगा? कम। बड़ी खुशी खुशी ये त्याग कर देगा अपने एक इलेक्ट्रॉन का। परंतु इसके बाद में यदि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मांगने आया तो ये नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर चुका है, जो कि कैसा है? स्थायी है। और स्थायी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो ये आर्गन 3d4 में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि स्थायी विन्यास नहीं है। बोली बात समझ में आई? परंतु मैंगनीज के केस में देखिए, मैंगनीज की इससे तुलना की गई थी, तो मैंगनीज देखिए, मैंगनीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3d5 और 4s2। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है ना। अब मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखिए कि बाह्यतम कोश का जो उपकोश है S वो पूरा भरा हुआ है ना। और 3d5 ये भी अर्धपूरित विन्यास है, यानी कि ये स्टेबल कंडीशन में अपना पड़ा हुआ है। अब यहाँ आप जब डेल IH फर्स्ट देने जाएंगे, डेल IH फर्स्ट देने जाते ही बोलेगा कि यार मैं आराम से पड़ा हुआ हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ना, मेरे अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना है? फिर भी अब डेल IH दिए तो भाई मैंगनीज को अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और Mn+ में परिवर्तित होना पड़ेगा। जैसे ही Mn+ में परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? आर्गन 3d5 और 4s1। ठीक है, मतलब तकलीफ हुई ना इसको। अब ये आर्गन 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने इसका बनाया। अब आप इसको द्वितीय आयनन एंथैल्पी देने के लिए गए तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी देते ही ये बड़ा खुश हो जाएगा कि बढ़िया है, S के दोनों ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो मेरा 3d5 और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोली बात समझ में आ रही है ना कि 3d5 ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो Mn में 2+ ग्रहण करते ही क्या होगा कि ये भी स्थायी 3d5 स्थायी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेगा, स्थायी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेगा। और स्थायी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करने के लिए ये खुशी खुशी द्वितीय इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। इसका मतलब डेल IH सेकंड की जो वैल्यू है वो कम आएगी। और हमने कहा भी यही है कि क्रोमियम की मैंगनीज से द्वितीय आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, तो क्रोमियम की अधिक है, मैंगनीज की कम है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम जो है स्थायी अर्धपूरित विन्यास के बाद में एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं लगता। अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लिया यार, स्थायी तो ग्रहण करने के बाद में कौन अनस्टेबल होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता। इसलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो मान है वो कैसा होता है? अधिक। जबकि यहाँ पर उल्टा केस हो रहा है। क्या हो रहा है कि मैंगनीज का प्रथम इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 और 4s1 हो जाता है। और 4s1 होने की वजह से ये जो इसकी डेल IH सेकंड है ये इजीली अपना 4s1 का इलेक्ट्रॉन त्याग करके अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करने की कोशिश करता है। इसलिए इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो क्रोमियम से कम पाया जाता है। बोलिए बात समझ में आई? अब कॉपर और जिंक की बात करते हैं। कॉपर और जिंक के बारे में बात कर लेते हैं जी। देखिए कॉपर का विन्यास देखिए आप, कॉपर का विन्यास होता है बच्चों आर्गन 3d10 और 4s1। ठीक है, और जिंक के बारे में भी बात करेंगे। तो कॉपर को जैसे ही आप डेल IH फर्स्ट दोगे, बताइए कॉपर खुश? कॉपर खुश तो कॉपर बनाएगा Cu+ और देगा कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10। बोलिए, अब ये तो पूर्ण पूरित विन्यास है और पूर्ण पूरित विन्यास तो अर्ध विन्यास से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास इसने ग्रहण किया और स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण अब यदि आप इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी इसको,
और बड़ी तकलीफ के साथ में ये जो है Cu2+ में कन्वर्ट होगा, है ना। और जब जैसे ही ये Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D9, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी बेटा, अधिक आएगी। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि स्थायी विन्यास में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना हो तो वैल्यू जो है डेल IH की वो अधिक हो जाती है। ठीक है। और कॉपर Cu2+ की फॉर्म में रहता ही है, हम लोगों ने देखा। अच्छा, Cu+ की फॉर्म में भी रहता है और Cu2+ की फॉर्म में भी रहता है। ठीक है। Cu+, और हमने देखा ही है कि कॉपर जो कि 11वें वर्ग का तत्व है वो क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है, एक संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व है तभी तो 3D9 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से कॉपर की जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है उसका मान जो है जिंक से अधिक होता है ना। उसका कारण देखिए, अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा जी। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3D10 और 4s2। आर्गन 3D10 4s2 होने पर यदि आप डेल IH फर्स्ट देते हैं तो आपको अधिक मात्रा में देनी पड़ेगी, क्योंकि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है, अभी स्थायी विन्यास है। स्थायी विन्यास में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बड़ी तकलीफ होगी तो इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो जाएगा, आर्गन 3D10 और 4s1। अब इस जिंक को अच्छा नहीं लग रहा तो ये बोलेगा कि मुझे द्वितीय आयनन एंथैल्पी दो। द्वितीय आयनन एंथैल्पी जैसे ही आप देंगे तो बहुत कम अमाउंट में ये दी जाएगी, तो भी ये जिंक जो है खुशी खुशी अपने अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और 2+ ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करेगा, जिससे कि इसका विन्यास जो है अब 3D10 हो जाएगा। और 3D10 होने का मतलब है कि ये कैसा विन्यास है, स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास है। स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास है, और स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास है तो बताओ बड़ी खुशी खुशी ग्रहण करेगा। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान जिंक की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक पाया जाता है। ठीक है। यदि ये प्रश्न आता है तो आप इसका आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ठीक है। आयनन एंथैल्पी में इतना ही। आयनन एंथैल्पी में एक बार से दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, है ना। और ये चीज किस पर डिपेंड करती है, नाभिकीय आकर्षण और परिरक्षण प्रभाव पर डिपेंड करती है। नाभिकीय आकर्षण की वजह से बढ़ती है और परिरक्षण प्रभाव की वजह से कम होती है। और आपको पता है कि संक्रमण श्रेणी में दोनों ही प्रभाव एक दूसरे के साथ साथ और परस्पर उल्टी दिशा में काम करते हैं। विरोधी प्रभाव होने की वजह से जो आयनन एंथैल्पी के मान है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, उनमें सिर्फ इतना ही अंतर पाया जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का ही अंतर पाया जाता है। अब यदि प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करें तत्वों के बारे में, तो स्कैंडियम से आयरन तक बढ़ती है, देन फिर निकल तक कम और जिंक की सर्वाधिक होती है। तो साइंस वाले लोहा निकल जानते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी क्रोमियम और कॉपर की मैंगनीज और जिंक के साथ में तुलना। तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान क्रोमियम का अधिक और मैंगनीज का कम होता है, जबकि कॉपर का अधिक और जिंक का कम होता है। तो आयनन एंथैल्पी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे धात्विक प्रकृति की। इसके बाद में किसकी बात करें, आयनन एंथैल्पी के बाद में हम जो है धात्विक प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं या प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उन्हें प्रारूपिक धातुएं बोलते हैं। मतलब संक्रमण श्रेणी के जितने भी तत्व है ना बेटा, उनको क्या बोलते हैं, प्रारूपिक धातुएं बोलते हैं। संक्रमण श्रेणी के तत्वों को धातुएं कहा जाता है। क्या कहलाती है बेटे, ये प्रारूपिक धातुएं कहलाती हैं। अब प्रारूपिक धातुएं हैं तो अब धात्विक प्रकृति है, यानी कि ये सब क्या कहला रहे हैं, धातु कहला रहे है ना। और ये धात्विक प्रकृति भी प्रदर्शित करेंगे। तो धात्विक प्रकृति के प्रबल होने का या दुर्बल होने का या धात्विक बंध जो है या इनकी जो धात्विक प्रकृति है उसको समझने के लिए आपको 3 फैक्टर समझने पड़ेंगे। एक तो क्या मतलब कोई भी मेटल जो है सबसे अच्छा धातु कब होता है, जब उसके कर्नेल का साइज छोटा होता है ना।
किसी भी तत्व की धात्विक प्रकृति जो है किन किन कारणों पर डिपेंड करती है, लिख देती हूं मैं। संक्रमण तत्वों की, क्योंकि हम संक्रमण तत्वों की ही बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बार बार यही लिख रहे हैं, संक्रमण तत्वों की धात्विक प्रकृति निम्न कारणों पर समझाई जा सकती है। धात्विक संक्रमण तत्वों की धात्विक प्रकृति को निम्न कारणों द्वारा समझा जा सकता है। अब वो कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा संक्रमण तत्वों की धात्विक प्रकृति को समझ सकते हैं बेटे? पहला ही कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, धन आवेश उतना ही अधिक होगा, प्रबल होगा, है ना। और धन आवेश जितनी ज्यादा होंगी धातुएं जो है उतनी ही अधिक धात्विक प्रकृति दर्शाएंगी। यानी कि मेटल्स का जो बिहेवियर है, धातुओं का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। धन विद्युतीय होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं बेटे? धन विद्युतीय होती हैं। और धन विद्युती जितनी ज्यादा होंगी उतना ही अधिक उनका धात्विक प्रकृति होगी, या मेटेलिक नेचर उनका उतना ही अधिक होगा। दूसरी बात, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। आप देखिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ उपस्थित होते हैं बेटा? n-1 डी उपकोष में उपस्थित होते हैं। तो n-1 डी उपकोष में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब आपको पता है डी उपकोष में जो है मैक्सिमम कितने 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कितने कक्षक उपस्थित होते हैं? 5 कक्षक उपस्थित होते हैं। अभी जो 5 कक्षक हैं, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरा नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर कपलिंग या युग्मन नहीं होगा। तो मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं? 5। तो अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने की वजह से भी इसकी जो धात्विक प्रकृति है वो बढ़ती है। तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण भी यहाँ पर धात्विक प्रकृति का पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा जो मतलब पहला कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा कारण क्या है? अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। और तीसरा कारण क्या है? कर्नेल का छोटा आकार। क्या है बेटे? कर्नेल का छोटा आकार। कर्नेल जितनी छोटी होगी, कर्नेल जो है जितनी छोटी होगी धात्विक प्रकृति उतनी ही अधिक होगी, है ना। कर्नेल का साइज जितना छोटा होगा, नाभिक के पास में उपस्थित होगी। कर्नेल क्या होता है बेटा? बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों, जो बाह्यतम कोश के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको त्यागने के बाद परमाणु या तत्व का जो भी भाग बचता है वो क्या कहलाती है? कर्नेल कहलाती है। क्लियर है? यानी कि कर्नेल में 2 चीजें होती हैं, एक तो नाभिक उपस्थित होता है और दूसरा बाह्यतम कोश के अलावा बचा हुआ जो भी इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के अलावा अंदर वाली कोश के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी उपस्थित होते हैं। तो कर्नेल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव धन विद्युतीय होगा और उतनी ही ज्यादा उनकी धात्विक प्रकृति होगी, है ना। अब धात्विक प्रकृति में हम आगे की बात करें, प्रकृति में अब हम बात करते हैं कि धात्विक प्रकृति जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक
जो धात्विक प्रकृति है बढ़ती जाती है, या धात्विक प्रबलता बढ़ती है, परंतु उसके बाद घटती है और जिंक की धात्विक प्रबलता न्यूनतम पाई जाती है। देखिए, स्कैंडियम से मैंने अभी कहा अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन जितने अधिक बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा धात्विक प्रबलता का मान बढ़ेगा। तो देखिए, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है ना। तो मैं बोलूंगी कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे क्रोमियम की धात्विक प्रकृति या धात्विक प्रबलता, क्रोमियम की धात्विक प्रबलता सर्वाधिक होती है। प्रबलता सर्वाधिक होती है क्योंकि क्रोमियम में देखो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। और मैंगनीज में तो सबसे ही ज्यादा, मैंगनीज में Mn3d5 4s2, पर क्रोमियम में 3d5 4s1। तो 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में, है ना। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है, आर्गन। मैं 3d बना देती हूं यहां पर, ये है 3d और ये है 4s। 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन और 3d में भी अयुग्मित 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी जो है धात्विक प्रबलता कैसी हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6। ये 4s का भी यदि हम जोड़े तो कितने हो जाते हैं, 6। तो धात्विक प्रबलता कैसी हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है। किसकी, क्रोमियम की। क्लियर है। परंतु क्रोमियम के बाद में एक घटना शुरू हो जाती है और जिंक की जो धात्विक प्रबलता है, जिंक की धात्विक प्रबलता, जिंक की धात्विक प्रबलता न्यूनतम होती है क्योंकि जिंक के डी उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बताओ, ये एक कारण है जिंक का। और पहले ही हम लोगों ने बात की हुई है कि जिंक जो है जब धात्विक बंध बनाता है तो कौन से इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करता है, अपने s के इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करता है, 4s के इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करता है। और 4s के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जब जिंक बंध बनाता है तो वो धात्विक बंध भी प्रबल नहीं होता और जिंक की जो धात्विक प्रबलता है वो भी कैसी होती है, कम होती है। देखिए जिंक का विन्यास, आर्गन 3d बनाऊंगी मैं, 1 2 3 4, ये हो गया 3d और एक हो गया ये 4s। 3d में भी 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 और 4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने की वजह से इसकी जो धात्विक प्रबलता होगी वो कैसी होगी, न्यूनतम होगी। क्लियर है, बात समझ में आई। तो क्रोमियम तथा क्रोमियम की धात्विक प्रबलता सर्वाधिक
और स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बढ़ते चले जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं स्कैंडियम से क्रोमियम तक। उसके बाद में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और युग्मन प्रारंभ होने की वजह से जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने की वजह से यहाँ पर धात्विक प्रबलता भी कम हो जाती है और जिंक की कैसी होती है? न्यूनतम होती है। क्लियर है बात? तो आज के लेक्चर में मेरे नौनिहालों इतना ही। तो धात्विक प्रबलता के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया और इसके पहले जो वाला टॉपिक लिया था हम लोगों ने वो भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के आएंगे। पूरे लेक्चर को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं श्रुति मालवी आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।